अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट का नाम है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट। और इसे कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हो सकता है एग्जाम में आएगा इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑफ फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एंड यू मे बी ल्यूड टू क्लिक ऑन दैट, बट द आंसर इज इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 का जो रिपोर्ट है ये कौन लाता है? मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 के बारे में कुछ बातें अगर हम जानेंगे, 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ये 8th कंसिक्यूटिव इशू है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट अकाउंट। इन्वायरमेंट का अकाउंटिंग के बारे में ये 8वां इशू है, यानी पहले 7 इशू आ चुका है, ये 8वां इशू है। इट इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड पब्लिकेशन ऑन फॉरेस्ट अकाउंटिंग, यानी फॉरेस्ट का अकाउंट के बारे में, मतलब कितना फॉरेस्ट, कितना पेड़ वेड़ को जोड़ा रोपा गया, फिर कितना पेड़ को काटा गया, ठीक है, तो कितना फॉरेस्ट आया, कितना फॉरेस्ट गया। तो फॉरेस्ट अकाउंटिंग का ये पहला डेडिकेशन पब्लिकेशन है। और इट इज़ बेस्ड अपॉन व्हाट? इट इज़ बेस्ड अपॉन यूएन सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क। यूएन सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क। तो यूनाइटेड नेशन का जो एक सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क UNFCCC, ठीक है। तो उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन का एक सिस्टम है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क। तो SEEA बोलते हैं इसको, यानी सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क। यानी इन्वायरमेंट का लॉस को हम इकोनॉमी से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि मोर इन्वायरमेंट लॉस मीन्स मोर इकोनॉमिक लॉस। जैसे मान लो कि ज़्यादा इन्वायरमेंट का लॉस किया तो गर्मी बढ़ गई, ठीक है, हवा नहीं चल रही तो हमने AC खरीदा, तो फिर प्रदूषण हुआ इससे, फिर हमारा खर्च हेल्थ पे ज़्यादा होने लगा, हम बीमार भी पड़ने लगे, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स ये क्या करता है? ये एक स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है। स्टैटिस्टिक्स यानी इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल डाटा को इंटीग्रेट किया जाता है, और इससे हम एसेस करते हैं, यानी जान पाते हैं कि इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे। यानी इंटीग्रेट्स इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंटल डाटा टू एसेस इन्वायरमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। इन्वायरमेंट का इकोनॉमी पे क्या कंट्रीब्यूशन, और इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय UN, यूरोपियन कमीशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2012। यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा गया है, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन कमीशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका कैपिटल है इटली, इसका हेडक्वार्टर है इटली, रोम। FAO 2012। फिर और यूरोपियन कमीशन वहीं, और वो कहाँ है? यूरोप में, यूरोपियन कमीशन, यूनाइटेड नेशन। तो UN सिस्टम ऑन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट, जो इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंट इकोनॉमी को अकाउंटिंग करने का, तो ये स्टैटिस्टिक्स इसे ही कहते हैं। जैसे जनगणना हो गया, गिनने वाला काम जो भी होता है। तो फर्स्ट डेडिकेटेड पब्लिकेशन ये फॉरेस्ट अकाउंटिंग का पहला डेडिकेटेड पब्लिकेशन है, और ये बेस्ड है किस पे? यूनाइटेड नेशन का सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क। ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक अकाउंटिंग प्रोसीजर है, और यहाँ पे हम इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल के डाटा को इंटीग्रेट करते हैं, और जिससे हम एसेस कर पाते हैं कि इन्वायरमेंटल का कितना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे। इट इज़ डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन कमीशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2012 में। ये 8वां रिपोर्ट है यार, दर्द कर रहा है, ठीक है। तो स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 बाइनियल पब्लिकेशन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब हम स्टेटस ऑफ इंडिया फॉरेस्ट पे जाएंगे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में आया है। ये एक बाइनियल, मतलब 2 साल में एक बार आता है, तो 2023 में आया था। और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में बात करेंगे, तो फॉरेस्ट और ट्री कवर में अच्छी खुश खबर है, गुड न्यूज़ इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इट हैज़ इंक्रीज्ड to 25.17% of geographical area as compared to 2021 assessment। तो 25.17% ऑफ जोग्राफिकल एरिया तक इंक्रीज हुआ है। 2021 में कितना था? 24.62, लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो गया? 25.17%। अब इसमें क्या क्या आता है? फॉरेस्ट और ट्री कवर में क्या क्या इंक्लूड है? जैसे 21.76%, 21.76%, 21.76 हम कभी नहीं बोलते हैं, मैथमेटिक्स के भी वैसे बोल दो। वी ऑलवेज से 21.76%, वी डू नॉट से
21.76%, ठीक है। तो 21.76% फॉरेस्ट कवर अभी है और 3.41% ट्री कवर अभी है। तो एक और कुल मिला के हो गया 25.17%, 25-17, ठीक है। तो इसको हम कुछ कुछ ट्रिक से, ये जो डिजिट है, डिजिट जनरली याद नहीं रहता है, याद करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये याद कैसे रहेगा, जैसे 25-17 और पहले 2021 में कितना था 24.62%, लेकिन याद रहना भी ज़रूरी है। 25.17% अभी है, पहले 24.62 था। मैं बस ये कह रहा हूँ कोई ट्रिक देख लो, यू कैन रिलेट विथ समथिंग, जैसे कोई 2025 में 17 साल का होगा, या फिर 25 में एनीवे बाद में कुछ बताएंगे। तो फॉरेस्ट कवर 21.76% है और ट्री कवर है 3.41%, 2176 सॉरी। तो 2021 में कितना था 24.62, अब हो गया 25.17%, और इसमें फॉरेस्ट कवर है 21.76%। और मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ कहाँ हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर में? छत्तीसगढ़ में हुआ है, उसके उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसके उड़ीसा में हुआ है और राजस्थान में हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ में तो जंगल ऑलरेडी पहले से है और वहाँ बहुत न्यूज़ आते काटा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज़ का भी रिपोर्ट है, तो अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है। और उड़ीसा, उसके बाद फिर राजस्थान, राजस्थान में मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। राजस्थान इज़ डिजर्टेड एरिया, डिजर्टेड रीजन। और forest cover of 19 states UT have forest cover above 33% of area. This is also a good news, good data. 19 states जो इंडिया में टोटल स्टेट्स में से जो 19 स्टेट्स यूटी है, उनके जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 33%, जो फॉरेस्ट कवर है वो स्टेट का एरिया का 33% से ज़्यादा है। 8 स्टेट्स और यूटी मिला के, मतलब 8 स्टेट्स, इसमें 8 स्टेट और यूटी विथ फॉरेस्ट कवर अबव 75%, इसमें तो फॉरेस्ट कवर 75% ज़्यादा है। वो ऑब्वियसली कुछ तो गेस किया जा सकता है, जैसे लक्षद्वीप होगा ही, अंडमान निकोबार होगा, इसको कभी हटा नहीं सकते। फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होंगे ही, जैसे मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। तो मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश की खासियत ये कि इट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, मतलब छोटा सा एरिया में ज़्यादा। मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा कवर, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया अरुणाचल प्रदेश से पीछे हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज है MP। तो मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे जो ये जो 8 स्टेट्स है, इसमें एक यूटी भी आ जाता है, अंडमान निकोबार आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है यूटी, ठीक है। और 6 स्टेट्स हो गया मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे हो गया नागालैंड, ठीक है। उसके बाद हो गया मणिपुर, उसके बाद मिज़ोरम एक साइड से, ठीक है। सबसे ईस्टर्न जो स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, उसके बाद मिज़ोरम, ठीक है। ब्लू हिल्स मणिपुर में देखते हैं, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा वेस्टर्न चलोगे अरुणाचल प्रदेश से, फिर आ जाएगा आपका आसाम इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मेघालय इंक्लूडेड है। तो मेघालय की अगर हम बात करें तो जो भी मूवी है ये धुरंधर आई है, उसमें जो सिंगर है, रैपर है, रेबल, वो मेघालय से ही है, ठीक है। मेघालय में मौसिनराम है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स है, और 3 हिल्स है। और मेघालय इज़ ऑल्सो ए कंटिन्यूएशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू जो चलता है, बीच में गायब हो जाता है, वहाँ पे गंगा का डेल्टा है, उसके बाद फिर जो ये इमर्ज होता है, डैट इज़ गारो खासी जयंतिया, मेघालय प्लेट्यू जिसको बोलते हैं। तो फिर ये हो गया, तो कहाँ 8 स्टेट जहाँ पे 75% से ज़्यादा कवरेज है, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे हो गया मणिपुर, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, देन मेघालय एंड त्रिपुरा ऑल्सो। अगर मिज़ोरम से इधर हट के थोड़ा ईस्टर्न देखोगे, बीच में बांग्लादेश आता है और फिर त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा तीनों साइड्स बांग्लादेश से सराउंडेड है, ठीक है। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला।
एरिया में अगर देखा जाए टॉप 3 स्टेट्स है वो मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। को अभी मैंने ही बताया था, तो 3 स्टेट्स है जो एरिया में, मध्य प्रदेश, उसके अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। टॉप 3 स्टेट विथ परसेंटेज। परसेंटेज में हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरिया, ये देखो थोड़ा डेटा बदल गया है, पहले जो था तो यहाँ पे लक्षद्वीप स्टेट्स में 91% ऑफ जो लक्षद्वीप का एरिया वो फॉरेस्ट से कवर है, वेरी गुड। उसके बाद मिज़ोरम है, ठीक है, पहले था कभी अरुणाचल प्रदेश, और मिज़ोरम है विथ टॉप 3 स्टेट्स मिज़ोरम। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स अगेन। मैंग्रोव कवर का बात करेंगे तो मैंग्रोव कवर देखो ये डेटा याद रहना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, याद रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए। और कोई भी कहीं पे सामने पेपर पे लिख लो, टेबल पे चिपका दो। 4992 किलोमीटर स्क्वायर, 4992, ठीक है, 4992 किलोमीटर स्क्वायर डिक्रीज। लेकिन ये दुख की बात है कि मैंग्रोव्स कवर हैज़ डिक्रीज्ड बाय 7.43 किलोमीटर स्क्वायर कंपेयर टू 2021। गुजरात सॉ डिक्रीज व्हेन वेरियस आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र सॉ एन इंक्रीज। गुजरात में डिक्रीज देखा गया, वहाँ डिक्रीज होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या रीज़न हो सकता है गुजरात में क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि वेस्टर्न साइड में है, वहाँ पे शिप इंडस्ट्री, पोर्ट है, वहाँ पे रेगुलर शिप की आवाजाही होती है। एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा, ट्रेड कॉमर्स में वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे संलिप्तता है ट्रेड और कॉमर्स। और वेस्टर्न पोर्ट्स दे आर मोर सूटेबल फॉर ports and shipping because they are more क्या बोलते उसको, डीप पोर्ट्स, ठीक है। तो गुजरात में डिक्रीज देखा गया, सॉ डिक्रीज, और आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र सॉ एन इंक्रीज। और लेकिन महाराष्ट्र वेस्ट में, वहाँ पे इंक्रीज देखा गया है। और आंध्र प्रदेश में भी इंक्रीज दिखेगा। टारगेट अंडर एनडीसी, एनडीसी के अंदर क्या टारगेट को रखा गया? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एनडीसी या कार्बन स्टॉक नॉन न्यू डेवलपमेंट। अरे यार एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यार, भूल गया मैं, मुझे भूलना नहीं चाहिए। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करते। चलो देखो, कुछ भी समझ में ना आए सीधे एनडीसी यूपीसी डालो, देखो सब आ जाएगा। हाँ ये यार नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या है? वॉलेंट्री कंट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन प्लान। हर एक कंट्री को अपना अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान रखना है, किसके अंदर? पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ताकि हम एमिशन को कम कर सके, अडेप्ट कर सके क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के लिए। देखो ज्ञान दे रहा है कि यूपीएससी एग्जाम के लिए करो। इंडिया क्लाइमेट टारगेट क्या है? एमिशन इंटेंसिटी, रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 47% बाय 2035 फ्रॉम 2005 का लेवल। मतलब 2005 में जो लेवल था हमारा और 2035 में जो होगा, ठीक है, तो 2035 में हमारा 2005 का लेवल से 47% नीचे करना है। यानी 2005 में तो होगा मान लो 2% पे, 2035 में हो गया 50%। अब हमको क्या करना है? 5 माइनस 47% 2035 में लेना, ठीक है, ऐसा टारगेट है, भगवान करे हो जाए। एमिशन इंटेंसिटी, रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 47% बाय 2035। तो एमिशन इंटेंसिटी को कम करना है। एनर्जी गोल्स क्या है? 60% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी कम्स फ्रॉम नॉन फॉजिल सोर्सेज बाय 2035। यानी फॉजिल सोर्स क्या होता है? यानी तेल हो गया, फॉजिल तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सब फॉजिल, जो मतलब फॉजिल जो ज़मीन के अंदर जो दब गया था, बायोमास, उससे जो आता है एनर्जी। तो 60% नॉन फॉजिल, यानी सोलर से चाहिए, विंड से चाहिए, रेन्यूएबल एनर्जी चाहिए। कार्बन सिंक मतलब डूब जाना, ठीक है। कार्बन किस में डूबेगा? पेड़ में डूबेगा। कार्बन डूब गया, पत्ता बन गया, पेड़ पौधा बन गया। तो जितना पेड़ बढ़ाओगे वो कार्बन ही तो है। हम लोग क्या है? कार्बन ही तो है। किसी चीज़ को जलाओगे तो कार्बन ख़त्म हो जाएगा। तो एक्सपैंड कार्बन सिंक्स 3.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्वेलेंट। CO2 इक्वेलेंट का, ठीक है, कार्बन का बात कर लिया, एनर्जी का बात कर लिया। जो क्लाइमेट टारगेट्स में क्या आता है? एमिशन इंटेंसिटी मतलब 47% से 2035
इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी का जो इमिशन इंटेंसिटी उसको 47% तक कम करना है बाद 2035। एनर्जी गोल्स जो है 60% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी, कार्बन सिंक्स लॉन्ग टर्म विजन, स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स इंडिया ओवरआर्चिंग गोल्स। की कंसेप्ट फॉर यूपीएससी, पेरिस एग्रीमेंट मैंडेट अंडर आर्टिकल 4 पैराग्राफ 2। ठीक है, अब की कंसेप्ट क्या है? अच्छा, ये पेरिस एग्रीमेंट को बता रहा है कि आर्टिकल 4 पैराग्राफ 2 पेरिस एग्रीमेंट में हर एक पार्टी को ऑब्लिगेट टू प्रिपेयर, कम्युनिकेट, मेंटेन सक्सेसिव न्यू डेवलपमेंट क्लाइमेट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरिस गोल। ठीक है, 5 ईयर साइकिल। ठीक है, चलो इतना ही नहीं है, एक तो को साइट भी पढ़ लिया करो, जैसे पीआईबी है, पीआईबी पढ़ लो, पीआईबी तो बेस्ट है ही, लेकिन हम उससे पहले हम एक इसका पढ़ लेंगे, क्या दृष्टि आईएएस। ठीक है, इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीज 2031 से 35 का बात कर रहा है। प्रीलिम्स में क्या है? एनडीसी इंपॉर्टेंट है, पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई, नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। बस यही तो, इतना ही तो जानना है भाई, कुछ नहीं। अब न्यूज़ में क्यों यूनियन कैबिनेट कि कब का, ये भी थोड़ा देख लो। हाँ, 2026 का ही है, कोई नहीं, पुराना भी होने से कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि इंडिया को जो अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 3.0 को अप्रूव किया, अपडेट किया है। और ये पीरियड कब से है? 2031 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो भी ऑफिशियली कम्युनिकेट, अब ये इसको कम्युनिकेट किया जाएगा। ये पहले ही कैबिनेट ने अप्रूव किया कि हमने एनडीसी को अपडेट किया है, और उस एनडीसी का नाम है एनडीसी 3.0, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2031 से 35। और ये ऑफिशियली कम्युनिकेट होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये इसका हाईलाइट क्या है? तो इंटरनेशनल में अब हमने जैसे पेरिस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी इंडिया जो है रिक्वायर्ड अपडेट इशू जो है 2025 तक अपना दे देगा। दिसंबर 2025 128 जो पार्टीज़ है इन्होंने अपना अपडेट को सबमिट किया है। लिविंग इंडिया एंड अर्जेंटीना इज़ द लास्ट G20 नेशन टू डू सो। ठीक है, इंडिया अर्जेंटीना भी अब लास्ट नेशन है जो अपना अभी तक सबमिट नहीं किया अपडेट, सब इंडिया भी सबमिट करेगा। तो एनडीसी 3.0 टारगेट्स वेर शेप्ड बाय द आउटकम्स ऑफ 2021 ग्लोबल स्टॉकटेक GST। ठीक है, तो 2021 का जो ग्लोबल स्टॉकटेक होता है इसके बेसिस पे, इसके जो आउटकम्स हैं इसके बेसिस पे एनडीसी 3.0 को हमने इसका जो टारगेट को हमने डिसाइड किया, व्हिच कंक्लूडेड that the world is currently not on track to limit global warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ग्लोबल वार्मिंग यानी पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस पे हमने जो ग्लोबल वार्मिंग को सोचा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर देंगे। नो, वी आर नॉट रेडी एज पर द आउटकम्स ऑफ 2021 ग्लोबल स्टॉकटेक GST। ग्लोबल स्टॉकटेक एक अच्छा टर्म है, यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स में आ गया तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एम्फेसाइज दैट न्यू गोल्स बैलेंस डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज एंड एनर्जी सिक्योरिटी विद द प्रिंसिपल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। तो पहले क्या था? CBDR हम लोग बोलते थे, पढ़ते थे पेरिस एग्रीमेंट जब पढ़ते थे तो फिर उसमें आता था CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन डिफरेंशिएटेड। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पॉल्यूशन कम करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना है। ठीक है, हमें एमिशन को कम करना है। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ कंट्री जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1650, 1780, 1700 कुछ में 17th 18th सेंचुरी में शुरू कर दिए थे, और हम लोग एक रूरल सोसाइटी थे, बैकवर्ड सोसाइटी थे। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले कर दिए वो 100 साल से ऑलरेडी यू आर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, सो इट इज़ यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन अस। ठीक है, दैट मीन्स यू शुड फाइनेंस अस, यू शुड फाइनेंस अस, यू शुड कंपेंसेट अस विद टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। ठीक है, तो कॉमन बट डिफरेंसेस इसमें एक और चीज़ को ऐड कर दिया गया, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ RC। CBDR RC, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीज़ सीखा। एक है आउटकम्स ऑफ 2021 ग्लोबल स्टॉकटेक, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हम वी आर नॉट रेडी, वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी करेंटली, नॉट ऑन द ट्रैक टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस।
So we are NDC, on the basis of this NDC 3.0 targets are taken. Then Environment Ministry emphasized that new goals balance development priorities and energy security. तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो हमारे इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने कहा कि जो न्यू गोल है NDC 3.0 टारगेट्स, इसमें हम लोग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ और एनर्जी सिक्योरिटी को सिनर्जाइज करके विद द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया है, डैट इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ पे भी हमने फोकस किया है। ओम नमः शिवाय। टारगेट्स अंडर जो अब NDC 3.0 का टारगेट है कि नॉन फॉजिल एनर्जी कैपेसिटी, इंडिया जो प्लेज करता है, शपथ लेता है कि 60% ऑफ इट्स क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉजिल सोर्स 60% ऑफ जो क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो कहाँ से आएगा, नॉन फॉजिल सोर्स से आएगा। जैसे सोलर विंड एनर्जी है 2035 तक, तो 60% 2035 तक 60%। जो हमने अभी जो NDC का बात किया उसमें क्या था, 47%, ठीक है। लेकिन इंडिया अभी ऑलरेडी रीच कर चुका है बाई फरवरी 2026 तक 52.57%, मतलब 50% से ऊपर वी हैव रीच्ड सक्सेसफुली। यानी 2030 तक जो हमारा 50% का टारगेट था, यानी 2047 कुछ सभी हम लोग पढ़ें, तो उससे ज़्यादा हम लोग 52% ऑलरेडी नॉन फॉजिल फ्यूल से अपना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। 60% ऑफ इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, अभी हम लोग 52% पे, हमको 2035 7% जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी वो नॉन फॉजिल फ्यूल से जनरेट करना है। रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी, ये एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना बाय 47% ऑफ GDP। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP, यानी देखो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट GDP क्यों बोलते हैं, क्योंकि एमिशन कब होता है, फैक्ट्री से होता है। फैक्ट्री से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन जब होता है तो हमारा GDP बढ़ता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जितना एमिशन उतना हमारा GDP बढ़ा, है ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP, मतलब जितना GDP बढ़ रहा है उसका जो एमिशन जितना हो रहा है उसको हम 47% तक कम करेंगे। यानी GDP बढ़ेगा, एमिशन नहीं बढ़ेगा, एमिशन कम होगा। तो इसलिए क्या जरूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP। तो ये जो यू शुड राइट लाइक दिस, द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 47% बाय 2035 कंपेयर टू 2005 बेसलाइन लेवल्स। इंडिया हैड ऑलरेडी अचीव्ड 36% रिडक्शन बाय 2020। तो इसमें इंडिया कितना, देखो कितना अच्छा सा लिखा है जो भी कंटेंट बनाया। पहले उन्होंने दिया है कि हमारा प्लान क्या है और इंडिया क्या अचीव किया है। आंसर में वैसे लिखना है हमारा प्लान क्या है। पहले क्या है, नॉन फॉजिल एनर्जी कैपेसिटी में एक्सपेंशन होना, तो 60% हमारा टारगेट है भाई 2035 तक। जो भी क्यूमुलेटेड इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है नॉन फॉजिल सोर्सेज वो 60% होना चाहिए, ठीक है 2035। और इंडिया ने कितना अचीव किया, 52.57%, 52-57, ठीक है 52.57% 2026 फरवरी में ही। तो पहले का जो टारगेट था वो, फिर उसके बाद हमने इंटेंसिटी का बात किया, रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 47% 2035 तक, 2005 के बिजनेस लेवल से, ठीक है। लेकिन इंडिया ने अभी 36% रिडक्शन कर चुका है बाय 2020 एंड कीपिंग वेल ऑन ट्रैक टू बीट इट्स अर्लियर 45% रिडक्शन टारगेट 2030, ठीक है। देन कार्बन सिंक को हमने इन्हेंस करना है। कार्बन सिंक जो है 3.5 to 4 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट होना चाहिए 2035 तक। तो और इंडिया 2025 में एडिशनल क्रिएटेड, हमने क्या क्रिएट किया, एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.29 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट। तो हमने 3.5 to 4.4 बिलियन टन्स का CO2 का कार्बन सिंक को हमने क्रिएट करना है। बट एज ऑफ 2025 we have already created additional carbon sinks of 2.29 billion tons of CO2 equivalent from forest and tree cover, ठीक है। तो global climate leadership at a peak where several development experience rollback of climate policies imposing unilateral trade measures. India's updated NDC demonstrate concrete global south leadership and a strong commitment to climate multilateralism. Wow, गजब का एक कंक्लूज़न बनेगा इससे, तो मतलब जो चेक करेगा वो खुश हो जाएगा। तो या तो ये डाल सकते हो एज ए कंक्लूज़न
इस समय में जहाँ पे देखा जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्री दे आर एक्सपीरियंस रोल बैक और क्लाइमेट पॉलिसी सब पीछे हट रहे हैं। यूएसए पीछे हट गया, सब कोई रिज़ाइन कर रहा है कुछ भी, तो कोई क्लाइमेट चेंज से पीछे आ रहा है, पेरिस डील को छोड़ रहा है। तो वी आर एक्सपीरियंस डेवलप्ड नेशंस दैट आर एक्सपीरियंस रोल बैक ऑफ क्लाइमेट पॉलिसीज एंड दे आर इम्पोजिंग यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स, जैसे डब्ल्यूटीओ को ही छोड़ दिया डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स कोई किसी पे सैंक्शन कर दे रहा है। तो इंडियाज अपडेटेड एनडीसी, जो एनडीसी 3.0 जो हमने दिया है, डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट ग्लोबल साउथ लीडरशिप, वी आर बिकमिंग रोल मॉडल फॉर ऑल द जो साउथर्न कंट्रीज़ है, जैसे एशियन कंट्रीज़ है, एशियान है, सार्क कंट्रीज़ हैं। तो वी आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू क्लाइमेट मल्टीलैटरलिज्म। दिस इज़ वेरी गुड concept, climate multilateralism. Strategic alignment, the new targets act as a stepping stone towards India overarching long-term goals of achieving net zero emission by 2070. और हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 अलाइन विद बॉर्डर इकोनॉमिक विजन ऑफ विकसित भारत 47। बहुत अच्छा, वेरी नाइस आर्टिकल, ठीक है। इसमें वही सब दिया हुआ है। COP26 ग्लासगो में हुआ था ना। पहला एनडीसी इंडिया जो है, एनडीसी का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2015 में पहला नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आया था। 2005 को बेसलाइन हमने रखा था, टारगेट था 33-35% रिडक्शन होगा एमिशन में, 40% ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी, क्रिएशन ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स कार्बन 2030 तक, ये पहला था। फिर ये स्ट्रेंथन हुआ 2022 में, अपडेट किया गया 45%। फिर 2000 अभी जो है हमारा नया एनडीसी है 2031 से 35। कुछ गवर्नमेंट का स्कीम्स है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएम कुसुम, इट इज़ रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, ये सोलर से जो पंप चलता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। चैलेंज क्या क्या है, जनरेशन कैपेसिटी, जनरेशन गैप, नॉन फॉसिल सोर्सेज मेकअप, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा परफेक्ट होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तो एक पीआई भी पढ़ लो, इससे ज़्यादा क्या पढ़ेगा आदमी, नोट्स बना लो। लेकिन कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2031 से 35, और ये कम्युनिकेट किया जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो यहीं से सब छापता है। इंडिया कमिट्स टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी, इंडिया बोला कि एमिशन इंटेंसिटी घटाएंगे ऑफ इट्स जीडीपी बाय 47% 2035 तक 2005 के लेवल से। फिर 60% जो इलेक्ट्रिक पावर जो इंस्टॉल कर नॉन फॉसिल फ्यूल से जाएगा। फिर कार्बन सिंक भी हम 3.5 to 4 बिलियन टन्स का CO2 इक्विवेलेंट वो क्रिएट करेंगे थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2035, ठीक है। अभी हाँ, इसमें अच्छी बात है कि हमको इसका इंडिया कितना अचीव कर पाया वो लिख देना साथ में, वो हमें मदद मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है टारगेट्स 33, 35%, 40%। प्रधानमंत्री कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, क्लीन एनर्जी के बारे में है, ठीक है। चलो चलते हैं बुक्स पे वापस। तो एनडीसी टारगेट क्या है कि कार्बन स्टॉक से 3.4 बिलियन टन्स था, थोड़ा गलत लिख दिया है। CO2 इक्विवेलेंट इंडिकेटिंग इंडिया हैज रीच्ड 2.29 एडिशनल कार्बन सिंक एज अगेंस्ट टारगेट ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स बाय 2030, ठीक है। ये 2030 पुराना टारगेट है बताया, नया तो 3.5 to 4.3 ऐसे कुछ 3 to 4 के बीच में है, और इंडिया अचीव किया इतना। फॉरेस्ट एरिया जो है, एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर ऑल लैंड्स मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर इन एरिया, जितने भी ज़मीन है वहाँ पे 1 हेक्टेयर एरिया से बराबर या उससे ज़्यादा ट्री जो पेड़ का जो छाँव कैनोपी होता है, यानी वी शेप, ऊपर से वी शेप अपसाइड डाउन, ट्री कैनोपी मोर देन और इक्वल टू 10%, तो इन सबको फॉरेस्ट कहा गया है। अगर ट्री कैनोपी यानी पेड़ का जो
कवरेज है वो 10% से ज़्यादा हो, और 1 हेक्टेयर कोई भी ज़मीन में 1 हेक्टेयर एरिया हो कम से कम, ऑनरशिप या लीगल स्टेटस किसी का हो। ऑर्चार्ड हो गया, बैम्बू हो गया, पाम हो गया, फॉरेस्ट में आएगा। ट्री कवर कंप्राइज ऑल 3 पैचेज। ऑर्चार्ड फॉरेस्ट को विच आर लेस दैन 1 हेक्टेयर इंक्लूडिंग ऑल स्कैटर्ड ट्रीज फॉन इन रूरल। कार्बन स्टॉक, कार्बन इन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग बायोमास इंक्लूडिंग बायोमास। Wetland, coastland, ocean, UN High Seas Treaty. Treaty for Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction, BBNJ Agreement, also known as High Sea Treaty, has been ratified by 60 countries and will enter into force. वेटलैंड के बारे में बात किया जा रहा है। यूएन हाई सी ट्रीटी, हाई सी मतलब हम समुद्र के बीच में गए, वहाँ पे क्या रूल्स फॉलो होना चाहिए, ठीक है। हाई सी में कोई कंट्री का अपना सॉवरेनिटी नहीं होता है, कोई कंट्री कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम एक ट्रीटी बनाते हैं, हाई सी ट्रीटी, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एडवोकेट किया गया है। ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होता है उसको हमें सस्टेनेबल कंजर्वेशन, और इसे 60 कंट्री के द्वारा रेटिफाई किया गया है, फोर्स में आ चुका है। BBNJ एग्रीमेंट यानी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ व्हाट, मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BNJ। और पहला जो भी है इसका बहुत बड़ा मतलब हो गया, कंजर्वेशन भी करना है, सस्टेनेबल यूज़ भी करना है, किसका, मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ऑफ एरियाज। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो स्टेटमेंट आ सकता है, इज इट लीगली बाइंडिंग, नॉन लीगली बाइंडिंग, ठीक है। इट इज़ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर UN क्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। BBNJ agreement will be the third implementation agreement under UN clause, ये तीसरा इम्प्लीमेंटेशन वाला एग्रीमेंट है, यानी एक बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। पहला क्या था, पार्ट 11 1994, ये एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट था कि हम मिनरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे इंटरनेशनल सीवर एरियाज़ में। फिर UN फिश स्टॉक एग्रीमेंट था 19